हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम देख लेते हैं अभी वी हैव सीन 3 वीडियोस रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स। और हमने काफ़ी कुछ देखा था, इकोनॉमी रिलेटेड देखा था, सोशल सेक्टर रिलेटेड देखा था, हेल्थ रिलेटेड देखा था। अभी टाइम है, वी हैव टू लुक एट दी फार्मर रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज। एंड ये farmer related or agriculture related, they will help you mainly in your mains and even in your interview as a civil servant. Also you should know the basic economical aspects of agriculture. ये आपको पता होना चाहिए। आप जब फील्ड में भी जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मर का एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। यू नो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, they'll try to address the farmers problems in a proper way, otherwise it will be havoc. अगर कोई अगर फार्मर ही अगर खुश नहीं रहता है तो देश खुश नहीं रह सकता, ये एक कहावत है। सो विल सी क्या क्या फार्मर रिलेटेड पॉलिसीज है, क्या क्या फार्मर रिलेटेड थिंग्स आर अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, विल सी। पहले हम शुरू करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ये आपको पता करना है कि किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है एंड नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जो हम यूज करते हैं और इसमें क्या फर्क होता है। फर्क इतना था, इतना है कि दिस क्रेडिट कार्ड विल एनेबल फार्मर्स फॉर एन इजी क्रेडिट। बहुत आसान से आपको लोन मिल जाएगा, कोई भी बैंक में जमा चाहिए। आप अगर बोलेंगे कि हम केसीसी के अंदर हम लोन लेना चाहते हैं तो बैंक विल इजीली गिव यू लोन्स। उसके लिए बेसिक फॉर्मेलिटीज होता है, अदर देन दैट नथिंग मच इज रिक्वायर्ड इन दिस। एंड इन दिस स्लाइड जस्ट सी द डाटा। यू नो, पीएम किसान बेनिफिशियरीज के लिए सबको केसीसी मैंडेटरी कर दिया था एंड एवरीबडी इज प्रोवाइडेड ए केसीसी। सो केसीसी क्या है, इन डेप्थ में जाएंगे, देख लेते हैं। ये दिस लोन वाज लॉन्च बाय ऑल द बैंक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इट वाज क्रिएटेड इनिशियली बाय नाबार्ड। कब हुआ था? 1998 में हुआ था, अब का नहीं है ये। एंड ज़्यादातर इसके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट्स, क्रॉप लोन्स के हिसाब से। एंड एक्चुअली होता क्या है, ये दिस इज जस्ट लाइक योर एटीएम कार्ड और ए क्रेडिट कार्ड, ठीक है। द फार्मर्स कैन यूज दिस थिंग्स एंड द फार्मर विल बी आल्सो गिवन ए पासबुक भी दिया जाता है एंड उसमें सब कुछ डिटेल्स भरा हुआ रहता है। लैंड होल्डिंग कितना है फार्मर का, क्रेडिट लिमिट कितना है, वैलिडिटी कब तक है, यू नो, एड्रेस, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दैट पासबुक। सो दिस इज ऑल अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड। इससे ज़्यादा आपको पता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, these things have been taken from the State Bank of India site itself. यू नो, बैंकिंग साइट पे जाके लेना थोड़ा और भी इजी रहेगा, ठीक है। बिकॉज बैंक्स आर द मेजर अथॉरिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स। ये एसबीआई की ही साइट है। आप अगर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड द फर्स्ट आइटम इज किसान क्रेडिट कार्ड। और बाकी यू नो दीज थिंग्स इन रिलेटेड टू बैंक, दे आर बेनिफिशियल फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो हमने बैंक के रिलेटेड हमने ये देखा था कि रूरल में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। हम इसमें दो तीन चीज़ हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि आरआरबीस क्या होता है, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प फार्मर्स इन ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, ठीक है। आरआरबीस हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आपको पता ही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियोस। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको पता है, डायरेक्ट खाते में आ जाएंगे कोई भी स्कीम आप लेंगे। एंड नेक्स्ट विल सी लीड बैंक स्कीम, ये क्या है। यू नो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन एनी बैंक्स वेबसाइट। आप कोई भी बैंक के वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। यू नो दिस वी हैव टेकन फ्रॉम एसबीआई, ठीक है। आगे चलते हैं। आरआरबीस क्या है देख लेते हैं। आरआरबीस, यू नो, दे आर सेटअप अंडर दिस एक्ट। आरआरबी एक्ट हुआ था 1976 में। एंड व्हाट आर आरआरबीस, यू नो, डेफिनेशन तो ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन द रीजनल लेवल, रूरल लेवल, यू नो, मेनली बैंकिंग मेजर बैंक जैसे एसबीआई है या फिर कोई बड़ा बैंक है, एचडीएफसी है, एचएसबीसी है, यू नो, मेनी बैंक्स आर, यू नो, मच बिगर। मगर रूरल लेवल पे वो बैंक काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मोस्टली दीज बैंक्स आर ऑपरेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स।
गांवों में, विलेजेस में काम करने के लिए अब इनका रीच को एनलार्ज करने के लिए ये आरआरबी को लेके आया था। एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976 ओनली, यू नो, लॉन्ग लॉन्ग बैक। तो कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि यू नो दीज रीजनल रूरल डेवलपमेंट, रीजनल rural banks will be helping the local masses in the villages, especially farmers and unemployed people. ठीक है, so this is more of a mass bank, not a class bank you can say, but you know such banks are the boost of the economy. ठीक है, इसको बहुत ही छोटा मत समझिए. These banks are doing tremendous you know work at the village level. विलेज लेवल कोई बड़े बड़े बैंक को कोई जानता नहीं है, आरआरबी को जानते हैं. ठीक है, एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ आरआरबी यू हैव टू नो. देयर विल बी अ स्पॉन्सरिंग बैंक फॉर एवरी आरआरबी. ठीक है, यू नो दैट थिंग यू शुड बी नोइंग. यू नो एसबीआई के साइट पे ही ये दिया था. एसबीआई इज हैविंग अराउंड 14 स्पॉन्सर्ड आरआरबीज across the country, and they are having around 3784 branches across India. देखिए ये एक तरह का ये आरआरबी है. ठीक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक. हर आरआरबी पे कोई स्पॉन्सर बैंक रहता है. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है दिस इज एन आरआरबी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक. एक और देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक. दिस इज ऑल्सो एन आरआरबी. ठीक है, you can see this is a joint undertaking of government of India, government of Arunachal Pradesh and State Bank of India. तो इस तरह से आरआरबी पूरे देश भर, मतलब ऑल ओवर इंडिया दे हैव स्प्रेड. ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए, बस इतना एनफ. एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव सीन इज लीड बैंक स्कीम. लीड बैंक स्कीम के बारे में एक मतलब द क्रक्स ऑफ द लीड बैंक स्कीम इज बैंक्स आर गिवन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बैंक्स को अलॉट कर लेते हैं एंड दे विल से यू नो दीज डिस्ट्रिक्ट्स शुड बी डेवलप्ड बाय योर बैंक. डेवलपमेंट मतलब क्या है? यू नो गिविंग क्रेडिट. The target beneficiaries, the economy, to monitor the economy, बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए दिया जाता है. तो लीड बैंक स्कीम में ज़्यादातर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अलॉट करते हैं बैंक को. एंड दिस ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम द एसबीआई. यू नो एज ऑन 31st August 2018, SBI has been assigned lead bank responsibility in respect of 238 districts across the country. तो दिस इज ऑल अबाउट. यहाँ पे आप थोड़ा डेफिनेशन पढ़ सकते हो, बट यू नो कुल मिला के ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को फाइनेंशियली वायबल करने के लिए या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज को इजी करने के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का टारगेट कुछ बैंक्स को दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड लीड बैंक स्कीम. एंड these targets are set for the major banks, as SBI is a very big bank, that's why I have taken the data from SBI. तो SBI का आप देख सकते हैं कि 238 डिस्ट्रिक्ट्स का जो टारगेट है SBI को दिया है. कितने डिस्ट्रिक्ट है पूरे? लगभग 650 700 something like that. So 230 240 districts are with SBI. एंड लीड बैंक स्कीम का ये करंट अफेयर्स का भी न्यूज था कि सर्विस एरिया अप्रोच इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ लीड बैंक स्कीम. एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में प्रीलिम्स में. बट एटलीस्ट दिस इज नॉट अ न्यू स्कीम, दिस इज वेरी ओल्ड स्कीम फ्रॉम 1969 इज देयर. तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए. लाइक वी हैव सेड, वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन लीड बैंक स्कीम के बारे में. एक और भी क्वेश्चन पुराना आया था. दिस वाज वेरी रिसेंट, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था. दे आस्क्ड स्ट्रेट डेफिनेशन ऑफ लीड बैंक स्कीम. द सर्विस एरिया अप्रोच किसके परव्यू में आता है? दिस इज ऑप्शन इज बी. चलिए नेक्स्ट स्कीम फॉर द फार्मर्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड ज़्यादातर ये किसान पीएम किसान के नाम से माना जाता है. सब पूरा नाम तो कोई पढ़ते नहीं है, जनरली दिल से पीएम किसान. अब पीएम किसान होता क्या है? होता ये है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत जमीन है, कितना जमीन होना चाहिए? यहाँ पे दिया हुआ है अप टू 2 हेक्टर्स ऑफ होल्डिंग. अगर आपके पास 2 हेक्टर्स का लैंड है, देन यू विल गेट एन एनुअल इनकम ऑफ 6,000 रुपीज इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. दिस इज अंडर द पीएम किसान. आप जाके खुद पीएम किसान में वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो. रजिस्टर करने के बाद आपको 6,000 रुपये सरकार दे देगी हर साल.
दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल स्कीम्स टू एनकरेज द इनकम ऑफ फार्मर्स, क्योंकि 6,000 भी बहुत बड़ा मान्य रखता है फार्मर के लिए। एंड यू कैन सी इट इज गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, बस बस इतना, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है, पीएम किसान के बारे में यू कैन सी वन इज द नोडल डिपार्टमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड मोस्टली इट इज फोकस्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एंड यहाँ पे जो मैंने बताया था 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड होना चाहिए एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये 6,000, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पीएम किसान। बस उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है पीएम किसान योजना के कितने कितने बेनिफिशियरीज है। यू नो अराउंड 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर बेनिफिटेड। यू नो ऑल द डाटा हैज बीन गिवन 6,000 रुपीज। ये यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर देती है, पर ईयर है ये, नॉट पर मंथ, पर ईयर to farmers in 3 installments. This is very important. It is the rural department is Ministry of Agriculture. And यहाँ पे recently there few changes have been taken place in the PM Kisan. They have lifted the land holding, the size of the land holdings also. ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए बस। Next important scheme for agriculture is soil health card scheme. This is also एक health card, soil health card का इशू करते हैं फार्मर्स को टू जस्ट स्टेट दी सॉइल हेल्थ फैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सॉइल। ये ज़्यादातर दिस इज अ मोबाइल ऐप, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अराउंड 13 करोड़ कार्ड्स हैव बीन इशूड, एंड दिस इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इट वाज डेवलप्ड बाय एनआईसी। ये आप याद रखिए। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग प्लेस, एंड दिस इज ऑल्सो आप इतना कर सकते हैं कि फार्मर्स, ट्रेडर्स, सब कुछ रजिस्टर होता है। दिस इज ए ई मार्केट, वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। आप मंडी में जाके बेचने से अच्छा है कि यहीं पे ऑनलाइन पे बेच सकते हो। You can see 93 lakh farmers have been registered, 84,000 traders have been registered, and this is also administered by agriculture and developed by NIC। बस इतना याद रखिए। उसके बाद हम चलते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स। ए क्वेश्चन माइट कम, जस्ट स्टे फोकस्ड। जीरो बजट फार्मिंग क्या होता है? दे में आस्क यू, यूपीएससी में गिव कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ए लॉट, इवन अवर फाइनेंस मिनिस्टर laid a lot of emphasis on zero budget farming। एंड ये यहाँ पे लिखा है कि गोइंग बैक टू ट्रेडिशनल मेथड्स। अब ये ट्रेडिशनल मेथड्स है क्या, विल सी। यहाँ पे एक और टर्म है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे भी ज़्यादा मतलब डिटेलली कुछ ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, बट विल सी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर। चलिए अभी जीरो बजट फार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज ए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? This was a term coined by Subhash Palekar. He was a Padma Shri awardee also, and he was a agriculturist mainly from Maharashtra। and ग्रीन रेवोल्यूशन का मेथड्स के टाइम पे इन्होंने एक टर्म लेके आया था, जीरो बजट। ये है क्या वैसे? मतलब दिस इज ए केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है वैसे ही है, इसी तरह है, बट यूजिंग दी नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स क्या है, विल सी। there are two things, जीवामृता एंड बीजामित्र। जीवामृता में ये है कि देसी काउ डंग और ये सब कुछ, जैगरी, पल्स फ्लोर, ऑल दीज थिंग्स, काउ यूरिन, ये सब को मिला के इसको एक फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। एंड इट इज सेड दैट ओनली वन काउ इज नीडेड फॉर 30 acres ऑफ लैंड। दिस इज द पावर ऑफ अवर ट्रेडिशनल फार्मिंग। हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इफ यू गो बैक टू द ट्रेडिशनल थिंग्स, सो वी विल डेफिनेटली गेट अ गुड आउटपुट। तो दिस इज वन टाइप ऑफ जीवामृता, and these are the taken directly from the agriculture site only। So just remember these words, these terminologies are important: Jivamutra and Bijamrita। And this is also a kind of neem leaves, pulp, tobacco, green chilies। यहाँ इसकी तरह के एक पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं ये ज़्यादातर। दिस इज यूज टू ट्रीट सीड्स को ट्रीट करने के लिए ये मेथड्स
ये मेथड यूज़ करते हैं। तो आप इतना याद कर सकते हैं। जीरो बजट फार्मिंग के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बहुत दे देते हैं यूपीएससी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं एज पर स्कीम के रिलेटेड। दे कैन आस्क यू व्हाट इज एज पर, ऐसे ऐसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। Aspire is mainly related to develop the skilled and entrepreneurs in the agricultural economies, mainly in the rural sector, rural industries को डेवलप करने के लिए या फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ये एक स्कीम आया था। दिस इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नोडल डिपार्टमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, ये याद रखिए आप। एंड मोस्टली टू डेवलप द रूरल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एंड यहाँ पे एक देख सकते हैं कि सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेनली लाइक ट्रेनिंग सेंटर्स टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स। रूरल इंडिया में बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत सारे पोटेंशियल है वहाँ पे। सो दे आर स्टार्टिंग अप दिस एज पर स्कीम टू सी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स भी आप अगर नीचे देख सकते हैं, मोर और लेस टेक्स्ट बुक things are there. This is also taken from the MSME site only. So आप थोड़ा go through हो सकता है कि promoting entrepreneurship, grassroots economic development and all these things. These are theoretical things. बस इतना याद रखिए, as per is related to agro entrepreneurship, agro rural entrepreneurship. ठीक है, मत्स्य संपदा योजना, this is mainly for the fisheries sector to develop the infrastructure of the fisheries sector. ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ फिशरी रिलेटेड मशीनरी, बहुत सारे हैं। सो दिस योजना मेनली फोकसेस टू द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बूस्टिंग फार्मर्स इनकम, ये दिया हुआ है। एमएसपी के बारे में हम डिटेली देख लेते हैं क्या है। MSP is decided by the government of India for every crop season, either Kharif crops or Rabi crops. Individually it is decided. कौन डिसाइड करता है, कैसे फिक्स होता है, विल सी। एंड यहाँ पे ये भी दिया हुआ कि रिटर्न ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। MSP बाजरा में 85% है, उड़द में 64, तुर में 60%। दिस डाटा इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो यू कैन फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स। प्रीलिम्स रिलेटेड इतना ये खास नहीं है, बट विल सी एमएसपी रिलेटेड थिंग्स। अब ये एमएसपी का जो हमने लिया था डायरेक्ट उसी साइट पे ये दिया हुआ था। दिस वाज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस which is under Department of Agriculture. This is one of the most important commissions under the government of India, and this decides the MSP of a particular crop. एंड ये आप देख सकते हैं उसका ही लेटर हेड है, उसी से लिया था। देर आर अराउंड 14 MSP फॉर खारिफ क्रॉप, 14 क्रॉप्स। तो हमने एज इट इज़ लिया था MSP फॉर द मैंडेटेड 14 खारिफ क्रॉप्स। ये 14 खारिफ क्रॉप्स क्या क्या है, आप थोड़ा गो थ्रू हो सकता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि खारिफ क्रॉप कौन सा है, राबी क्रॉप्स कौन सा है, सच क्वेश्चंस यू शुड नॉट मिस इट आउट। ठीक है, जो मतलब बेसिक्स है, यही बेसिक्स होता है। ठीक है, ये बेसिक्स को आप मतलब किसी भी हालत में ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो यू हैव टू पिक देम अप। सो देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं खारिफ में क्या क्या आता है। पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सारे दाल, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, soybean, sesame, Niger seed and cotton. Cotton is also one of the kharif crop. जस्ट रिमेंबर, इसके लिए एक निमोनिक बनाया था, बता देते। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट एमएसपी फॉर खारिफ। हम अब राबी का भी देख लेते हैं। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, दे रिलीज इंडिविजुअल रिपोर्ट्स फॉर एवरीथिंग। मतलब खारिफ क्रॉप्स के लिए अलग सा रिपोर्ट देते हैं, राबी क्रॉप्स के लिए अलग सा रिपोर्ट देते हैं। इवन फॉर दे रिलीज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द शुगर केन। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर recommended by this commission. Just remember the words, they recommend the MSP to the government. And finally MSP कौन डिसाइड करता है, फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी CCEA है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। दे विल फाइनली अप्रूव, but mostly the cabinet committee approves on the recommendations of this commission. ठीक है, so
दिस इज हाउ एमएसपी इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप इन ए पर्टिकुलर सीजन। क्रॉप सीजन के लिए एमएसपी कैसे फिक्स होता है, दिस इज ऑल अबाउट एमएसपी दैट यू हैव टू नो। सो अब राबी क्रॉप्स का देख लेते हैं। राबी क्रॉप्स में मेन क्रॉप्स क्या है, नंबर दिया नहीं है बट यू जस्ट रिमेंबर, वीट है, बार्ली है, ग्राम, लेंटिल, and rapeseed, mustard, safflower. These are all rabi crops which are decided in every crop season by the commission। ठीक है। सो कमीशन का डाटा थोड़ा आप ध्यान में रखिए। बाकी जगह पे आप कई जगह से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में, बट दीज डाटा, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक डाटा फॉर एमएसपी। ठीक है। दे डिसाइड द एमएसपी ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव्स। इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक हमने बनाया था। ठीक है। इसका ये ये पूरा 14 क्रॉप्स का तारीफ हमने बनाया था ये। ठीक है, याद रखिए आप थोड़ा, अगर आपको सूट करता है तो फिर याद रखिए, अदरवाइज देयर इज एन एसएमएस सेंट टू पंजाब नेशनल बैंक टू डू आरटीजीएस ट्रांजैक्शन टू जम्मू सीएम। ठीक है, ये हमने बनाया था। ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर कवर्ड इन दिस। ठीक है, आप देख सकते हैं एस फॉर सिस्मम, M for maize, S for again sunflower, P for paddy, N for Niger seed, B for bajra, R for ragi, uh, T for tur, groundnut, and S for again soybean, J for J का ज्वार, U for urad dal। ठीक है, C for again cotton, and M for again moong dal। ठीक है, so almost 14 14 crops are covered in this। This is how you have to remember Argurab, there is no other way। आपको तो याद रखना ही है। यूपीएससी कंफ्यूजन की मेज बिलोंग्स टू राबी क्रॉप, और या फिर दिल सिंपल सिंपल चीज़ें आपको पता नहीं रहता है। कॉटन दिल से कॉटन बिलोंग्स टू राबी सीजन। सो यू हैव टू क्रिस्टल क्लियरली आपको पता होना चाहिए। एंड राबी के लिए ये बनाया था कि एमजीआर इज़ अ वेरी फेमस एक्टर इन साउथ इंडिया। ठीक है, एमजीआर एक बार क्रिकेट खेल रहे थे तो एलबीडब्ल्यू से आउट हो गया था। ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि कैसे कैसे मतलब साइंटिफिक निमोनिक्स बनाना है। एस एक एक्स्ट्रा है, तो इसी में आप सारे निमोनिक सारे क्रॉप्स आ जाएंगे इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स, नाउ we have already seen the MSP related to Kharif and Rabi crops. Now we will be we will be seeing one more important organization under the government of India pertaining to agriculture. ठीक है, Food Corporation of India. This is one of the most important organizations uh, as regard to agriculture and farmer related issues. ठीक है, it was set up in 1965, and this was a this is a statutory body, you can see फूड कॉरपोरेशन एक्ट के तहत ये बना था। एंड मेन फीचर्स आप देख सकते हैं, पीडीएस में ये काम आता है, बफर स्टॉक और फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने में ये ज़्यादातर ये काम आता है। एंड यू कैन सी रेगुलेटिंग द मार्केट प्राइस टू सम एक्सटेंट, रिलायबल प्राइसेस पे ये मॉनिटर करने के लिए भी ये फूड कॉरपोरेशन को monitor किया हुआ है। एंड यू कैन सी द फ्लो ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फाइनल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड grains procured by FCI will have all these components। You can say this diagram is taken from the site of Food Corporation of India itself। ठीक है, so it involves procurement cost, procurement prices, distribution के भी जो cost है, इतने सारे functions FCI के अंडर है। freight charges, handling charges, storage charges, all these things। You can see the hierarchy of Food Corporation of India। So इसी चार्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन भी आया था, देख लेते हैं। बट रिमेंबर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एफसीआई इज इन दी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गाँव में जो देते हैं फूड ग्रेन्स को देते हैं, चावल देते हैं या फिर गेहूँ देते हैं, शुगर देते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय एफसीआई। उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑल दीज थिंग्स आर फंक्शन बाय एफसीआई। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि सीधा सीधा क्वेश्चन को डायग्राम से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स
to Food Corporation of India is MSP and bonus, if any, paid to the farmers. Plus ये हमने देखा था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्योरमेंट इंटरवेंशन हमने जितने भी देखा था। अ, थोड़ा अगर 2 सेकंड आप पीछे जाके देख सकते हैं, ये डायग्राम दिखेगा तो ये आसान से सॉर्ट आउट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, so there are questions related to agriculture in every prelims. So that's why agriculture related topics are very very important for your uh, exam. And not only that, you know in the mains answer writing also these diagrams will help you a lot. ठीक है, so आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे ये दिया हुआ था कि FRP of sugar cane is fixed, by the government. Every year it is just like MSP. FRP is also a particular thing related to sugar. शुगर का प्राइस फिक्स करने के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेम कमीशन दैट वी हैव सीन फॉर MSP। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट FRP के अच्छा, FRP कौन पे करता है? शुगर मिल्स पे करना पड़ता है। जो भी शुगर मिल है जो प्रोक्योर करता है फार्मर्स के थ्रू, so they have to pay this FRP. And ज़्यादातर FRP is fixed by the central government, and there are state prices fixed for sugar also. Sugar is one of the most important commodity in the agricultural products. So state governments also have their own FRP. Generally state government थोड़ा higher fix करते हैं। So on an average, in reality state government जो fix करता है उसी को follow करते हैं market। ठीक है, so but just remember FRP is also recommended by the commission। ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो जो हमने पहले देखा था MSP का। सो दिस इज ऑल अबाउट। एंड यहाँ पे ये बात हुआ था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी अप्रूव किया था। दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ऑलवेज। किस लिए न्यूट्रिएंट्स? ये दीज आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के लिए सब्सिडी नहीं मिलता है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी सब्सिडी नहीं मिलता है। ज़्यादातर सब्सिडी NPK के लिए मिलता है। सो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, देयर आर लॉट ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू परफॉर्म दी NBS। सो NBS के बारे में डिटेलली हम एक स्लाइड बना देते हैं। इन दिस विल जस्ट go through few facts only, मतलब NBS is a very big scheme, हम उसके related हम देख लेते हैं। And this is a small slide which you can see the agricultural production, या फिर produce food grains का देख सकते हैं, oil seeds का देख सकते हैं, pulses, sugar cane। Then these data is taken from the commerce ministry website। ठीक है, उसमें मतलब सीरियल वाइज ये दिया था विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स ऑफ दिस लेक्चर, आई वुड से। अभी तक आपने वॉच किया कि नहीं किया वो अलग बात है, बट दिस स्लाइड्स will help you at least in one question in directly or indirectly in films। And these facts and figures are very very helpful for your mains answer writing also। ठीक है, तो all these data is taken from directly from the Ministry of Commerce website। उसमें एक एग्रीकल्चर के ऊपर एक बुक आता है, तो उसी के हिसाब से हमने बनाया था। सो फटाफट देख लेते हैं। राइस के बारे में दिया था, राइस कैन बी ग्रोन इन खारिफ एंड राबी सीजन्स। तो एरिया ऑफ राइस ग्रोन इन खारिफ यहाँ पे दिया था, दिस इज गिवन इन मिलियन हेक्टर्स, 39.63 मिलियन हेक्टर्स। एंड प्रोडक्शन जो है दैट इज गिवन इन मिलियन टन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलियन हेक्टर्स, मिलियन टन्स। एंड यील्ड, यील्ड भी इंपॉर्टेंट है। यील्ड में भी अगर पूछ लेता है कि कौन सा क्रॉप ज़्यादा यील्ड कर रही है, सो यू कैन जस्ट सी राइस टोटल एरिया अगर आप देखेंगे तो दिस इज अराउंड 43.9 मिलियन हेक्टर्स। ठीक है, इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया। ठीक है, एंड 107.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस इज प्रोड्यूस। दिस इज अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ये 18-19 का जो लेटेस्ट डाटा है, 2018-19 का ही डाटा दिया हुआ है मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस। सो
107 110 के अराउंड, मतलब एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, एरिया आप याद रखिए 43 मिलियन टन्स, सॉरी मिलियन हेक्टर्स, एंड yield is nothing but these many cages are produced per hectare. 2455 cages of rice is produced per 1 hectare of the land, on which it is sown. So ये राइस के बारे में। वीट के बारे में, इट इज ग्रोन ओनली इन द राबी सीजन। आप वीट के बारे में भी देख सकते हैं, दिस इज वीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स ऑफ द कंट्री। 30 million hectares of wheat is grown, and 94 million tons of the production every year. And yield इसका ज़्यादा है, because the area is less compared to rice. So yield 3000 around इतना है। ठीक है, they can ask you a few questions related to this. They can say yield of wheat is more than yield of rice। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एंड द एरिया सोन बाय राइस इज मोर देन एरिया सोन बाय व्हीट, ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है। एंड ज्वार के बारे में देख सकते हैं। ज्वार टोटल एरिया मोटा मोटा देख लेते हैं। टोटल एरिया इज अराउंड 5 मिलियन हेक्टर्स, एंड प्रोडक्शन इज अराउंड 5। अब मान सकते हैं, इतना एग्जैक्ट फिगर्स याद रखना बहुत मुश्किल है। 5 मिलियन टन्स अराउंड। एंड बाजरा देख सकते हैं, बाजरा अराउंड 7। एंड मेज देख सकते हैं, मेज इज अराउंड 9। ठीक है, 9 मिलियन हेक्टर्स एंड अराउंड 25 मिलियन टन्स। बाजरा का भी अराउंड 9 मिलियन टन्स। ठीक है, इतना याद रखिए, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कोर सीरियल्स आप देखेंगे तो दे आर अराउंड 25 मिलियन टन्स, एंड दिस इज अराउंड 43। तुर का, ग्राम का, टोटल पल्सेस का भी देखेंगे तो दिस इज अराउंड 26, 20। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोर सीरियल्स फिर से आया था, मतलब पुराना ही डाटा है ये। तो टोटल पल्सेस का देख लेते हैं। पल्सेस एंड कोर सीरियल्स बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, 26.59 एंड 20। ठीक है, पल्सेस का यील्ड आप ध्यान रखिए, थोड़ा कम है। एंड फूड ग्रेन्स, टोटल फूड ग्रेन्स एज सच, जो हमने देखा था, फूड ग्रेन्स टोटल, इन टोटल you can say it is around 125 million hectares of area is covered, and around 265 या फिर 270 आप मान लीजिए, 270 million tons are produced total food grains, and total yield कितना है, around 2000 kgs per hectare। एंड ऑयल सीड्स में ये तीन चीज़ है, ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, अराउंड 4 to 5 ऑयल सीड्स आर देयर। बट आप टोटल याद रखिए, टोटल अराउंड 26 million hectares of oil seeds and around 30 tons of oil seeds। इतना आप याद रखें, इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज आर दी कैश क्रॉप्स, शुगर केन, कॉटन एंड जूट। ठीक है, शुगर केन के बारे में आप याद रखिए, अराउंड 4 to 5 million hectares, and the production is huge, so yield is also huge। ठीक है, so production is around 349 million tons of sugar is produced। एंड कॉटन का आप देखेंगे तो कॉटन एरिया ज़्यादा है, 12 मिलियन हेक्टर्स, बट द प्रोडक्शन इज लेस कंपैरेटिवली, एंड द यील्ड इज आल्सो लेस इन कॉटन। जूट का देख सकते हैं, जूट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू अदर कॉटन और एनीथिंग, इट इज़ लेस देन 1 मिलियन हेक्टर। ठीक है, सो बट जूट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट items of agricultural commodities। and you can see the source is taken from Directorate of Economics and Statistics। this is under Commerce Ministry। ठीक है, so this is all about the basic agricultural data। ये basic agricultural data से काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। रीसेंट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट दिस डाटा इज, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम related to Kharif crops, Rabi crops, MSP, who fixes MSP, फूड कॉरपोरेशन क्या है, फूड कॉरपोरेशन का जो बेसिक मैकेनिज्म्स क्या है। काफ़ी क्वेश्चन मेंस में आया था, काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था। ऑयल सीड्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आया, वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आया था, देख लेते हैं। सो एंड यू कैन सी राइस पर्टिकुलरली कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। यू कैन सी दिस इज द ऑर्डर दे हैव गिवन इन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। तो
पहला स्टेट जो है वेस्ट बंगाल है, उसके बाद यूपी आता है, उसके बाद पंजाब, then Andhra and Odisha. So remember in this order sometimes is very important. And area wise आप देखेंगे this is around 5 million hectares, 5.52. Even UP is having a larger area compared to West Bengal, but the production in UP is less than West Bengal. So ये याद रखिए बस. And the yield आप देख सकते हैं, yield is more in West Bengal compared to UP, and the highest yield is in Punjab. ठीक है, पंजाब has highest yield around 4000 kgs per hectare. So Punjab, because of the river systems, because of the proper irrigation facilities, Punjab gives lot of yield. So this is how you need to remember. पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश. ठीक है, इस ऑर्डर पे आप रिमेंबर करिए. एंड वीट के बारे में भी देख लेते हैं. वीट भी, इन वीट यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. we can say around 32.75 million tons is produced. And पंजाब, ये फर्स्ट कॉलम जो है ये एरिया है, एंड ये थर्ड कॉलम जो है दिस इज प्रोडक्शन. सो यील्ड, यहाँ पे भी यील्ड आप देख सकते हैं. पंजाब हैज अ लॉट ऑफ yielding capacity. So even in both in rice and wheat, Punjab leads the race. So just remember. एंड पंजाब के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा, मेनली पंजाब हरियाणा. जोग्राफिकली ऑल्सो इफ यू सी लॉट ऑफ पोटेंशियल रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू दीज स्टेट्स. जो पंच नदी हम कहते हैं, सतलज, रावी, ब्यास, all these rivers have created a lot of fertile plains in Punjab and Haryana. So because of these things only, yield is more in these states, चाहे वो राइस का हो या वीट का हो. But in terms of production, you can say UP is a very big state, so that's why it produces a lot of wheat. उसके बाद पंजाब आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, and उसके बाद राजस्थान. There is no south state in wheat production. Just imagine this thing, And in rice also, only state is Andhra Pradesh from south. ठीक है, ऐसे मतलब याद रखिए. एंड उसके बाद उड़ीसा है टॉप 5 में. एंड वीट में टॉप 5 में कोई साउथ का स्टेट नहीं है, ज़्यादातर नॉर्थ में ही है. यूपी है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, सारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं. सो रिमेंबर दिस डाटा ऑल्सो इज टेकन फ्रॉम दी कॉमर्स मिनिस्ट्री वेबसाइट. अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं. दिस इज ए केस स्टडी, वी कैन से 2019 का क्वेश्चन है. सीधा सीधा क्वेश्चन था. This was asking about the kharif crops in India during the last 5 years का पूछ रहा है. मतलब this is a general question है मुझसे. एक कॉमन सेंस होना चाहिए. आप इतना डाटा अभी आप देख रहे हो, all this data, this is also available in economic survey, this is also available in agriculture ministry, and this data is always quoted in the Hindu paper and कई से. but this is a general common sense का क्वेश्चन है ये. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख लीजिए. एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ द ऑयल सीड्स, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हमने देखा था ज्वार के करीब कितने थे, मतलब अराउंड 5 मिलियन हेक्टार्स थे. एंड ऑयल सीड्स का हमने देखा था अराउंड 25 मिलियन हेक्टार्स का एरिया था. ठीक है, हमने देखा था. एंड कॉटन का जैसे हमने बताया था, कॉटन कल्टीवेशन इज एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. हमने ये देखा था स्टेटमेंट. कॉटन कल्टीवेशन का एरिया अराउंड 12 मिलियन हेक्टार्स था, एंड sugar cane का it was around 5 million hectares. That's why we have said, cotton yield is less compared to sugar. Sugar yield is more. Sugar production is more despite its less area. And यहाँ पे देख सकते हैं area of sugar cane cultivation is steadily decreased. Yeah, absolutely. Such extreme statements generally they will be wrong in the questions. ठीक है, steadily decrease नहीं होता है. So this is also absolutely wrong. So option is A. सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं. थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इनको. उसके बाद लाइव स्टॉक में आते हैं. ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में. यू कैन रिमेंबर दीज टू डिसीजेस, foot and mouth disease and brucellosis. Government main focus is on these diseases. And the total eradication, the target is by 2030. ये साल आप याद रखिए बस, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है. एंड फुट एंड माउथ डिसीज इज अ वायरल डिसीज जो कैटल को आता है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ रैशेस ऑन द लेग्स ऑफ कैटल, या फिर गम्स में ब्लीडिंग होता है. ऑल दिस थिंग बिकॉज इट अफेक्ट्स द कैटल.
So this was also launched under the National Animal Disease Control Program. These two diseases are most important for the livestock farming. So फार्मर्स ज़्यादातर इन दोनों डिसीज़ को एड्रेस करते करते मतलब बहुत थक जाते हैं एंड यू कैन सी सेंट्रल फंडिंग इतना दे रहा है, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड लाइव स्टॉक कैटल में ये सबको ये डिसीज़ अफेक्ट करता है, फुट एंड माउथ डिसीज़, कैटल, बफेलो, शीप, ओके, गोट्स, पिग्स, सबको. एंड ब्रसेलस disease also affects lot of bovine calves. यू कैन रिमेंबर वैक्सीनेशन दिया हुआ है, दिस टू डिसीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए बस. देन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना ये क्या है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये मतलब मेंस के लिखने के लिए है बट स्टिल यू विल सी अबाउट दिस परंपरागत कृषि विकास योजना. एंड यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देखे, यहाँ पे अराउंड 50,000 रुपीज़ आर गिवन पर हेक्टर एंड ये मिशन ऑर्गेनिक में 25,000 per hectare is given. This is all the government schemes, all the agricultural schemes you can see, in one way or the other they are providing financial credit to the farmers. ठीक है, so this is a basic aspect of every government scheme related to farmers. ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा. दिस इज अराउंड 50,000 पर हेक्टर एंड दिस इज गिवन फॉर 3 years. 3 years तक ये देते हैं mainly to purchase all these things, biofertilizers, pesticides, vermicompost, all these things, marketing में भी. And under this mission organic farming for northeastern states also, farmer प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने में मदद करता है एंड दे विल क्रिएट चेन, वैल्यू चेन क्रिएट करते हैं एंड इट विल इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन द एरिया. सो एटलीस्ट बेसिक डाटा आपको पता होना चाहिए. परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, मिशन ऑर्गेनिक क्या है, जस्ट रिमेंबर. देन पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसमें ज़्यादातर ये सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स को सेटअप किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड द टारगेट ईयर इज 2022. बाय 2022 दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड अराउंड 18 lakhs, 17.5 lakhs एग्जैक्ट फिगर है. सो सोलराइजेशन के बारे में, सोलर पावर के बारे में भी हम देख लेते हैं. एनर्जी सेक्टर में जब देखेंगे तो we'll cover all those things in the energy sector. Infrastructure अभी किया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू दैट. सो जस्ट रिमेंबर दिस कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं योजना टू एनकरेज फार्मर्स टू सेटअप अराउंड 2 मेगावाट सोलर प्लांट. 2 मेगावाट मतलब एक छोटा सा पावर प्लांट वो अपने खेत के लिए वो एस्टेब्लिश कर सकता है. एंड सोलर पावर इज ए renewable power, so it is easy for the farmers to set up a particular solar plant. तो सेंट्रल सपोर्ट ये करता है एंड टिल नाउ यू कैन सी द फाइनेंशियल सपोर्ट हैज बीन गिवन. दिस इज वन ऑफ द, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है. ठीक है, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस. एंड नेक्स्ट पीएम किसान मान धन योजना, दिस इज आल्सो a particular pension योजना you can say. And this is giving an assured monthly pension of 3,000 rupees. हमने सोशल सेक्टर स्कीम में सिमिलर स्कीम एक देखा था. ठीक है, आप ज़रा गेस करिए, मुझे कमेंट्स में दे दीजिए. एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू फार्मर्स. एंड यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा था, एंट्री एज इज फ्रॉम 18 to 14 years. एंड इनको 3,000 मंथली पेंशन 60 साल के बाद मिलेगी टिल देयर डेथ. And government contributes an amount equivalent to premium paid by the farmers. This is how all the government schemes are. But exclusively ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 to 14 years is a age gap. And यहाँ पे डाटा आप देख सकते हैं, 18 around 20 lakh farmers are registered to date. And these are the major schemes. यहाँ पे दिया हुआ है कि पीएम किसान मान धन योजना इतने बेनिफिशियरीज है, पीएम किसान सम्मान निधि हमने देखा था. एंड एमएसपी के बारे में हमने देखा था, ई नाम के बारे में हमने देखा था जो एनआईसी ने बनाया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर.
एक और भी देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का भी जो बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ सकता है, बट डू नॉट पैनिक, यू हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स लॉजिकली। सारे चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साइड से ही लिया था। एंड एवरी डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव ए जनरल पर्सपेक्टिव। पिछले 5 साल का डाटा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014-15 टिल 2018-19, दिस इज द लेटेस्ट डाटा। एंड दीज आर दी आइटम्स दैट आर इम्पोर्टेड, ठीक है, एक्सपोर्टेड नहीं है, ये इम्पोर्टेड है। अभी इम्पोर्ट के बारे में आते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो क्वांटिटी, एक तो वैल्यू, मतलब वॉल्यूम एंड वैल्यू वी कैन से। टी का इंपोर्ट हम करते हैं, कॉफ़ी का भी इंपोर्ट हम करते हैं। These are not that important, coffee imports are larger than tea imports। एक स्टेटमेंट अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा, कॉफ़ी imports are more than टी imports। एंड अगला चीज़ में बासमती राइस का, राइस भी हम इंपोर्ट करते हैं क्या? बेसिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, ठीक है। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी चौंका देते हैं, ये कई डाटा कहीं से मिलता नहीं है, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम गवर्नमेंट डाटा ओनली विल गेट। तो बासमती राइस आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल में हमने, ये डाटा इज जीरो, यू कैन सी, ठीक है। सो देर आर नो imports ऑन बासमती राइस। हाउएवर नॉर्मल राइस इज imported around 32 crore rupees of in value and 6,000 tons, ये क्वांटिटी 1000 tons में दिया हुआ है, सो वेरी लेस अमाउंट, बट स्टिल राइस इज ऑल्सो इम्पोर्टेड, just remember this fact। And pulses, lot of pulses are imported, around 2500, 520 around, यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर है ये, ठीक है। 2527, उसके बाद तीन तीन जीरो ऐड कर दो, so it will be around 2 lakh 52, sorry, it will be around 25 lakh tons of pulses are imported every year around। अभी तो कम हुआ है, 18-19 में कम हुआ है, यू कैन सी दी डाटा इन 17-18, यू कैन सी द डाटा इन 16-17, पल्सेस का डाटा कम हुआ है 18-19 में। वैल्यू टर्म्स में भी अगर देखेंगे तो अराउंड 8,000 करोर्स, 8,000 करोर्स बहुत होता है, काफ़ी होता है। एंड नेक्स्ट वी कैन सी टोबैको मैन्युफैक्चर, टोबैको ये ज़्यादा देखने की जरूरत। स्पाइसेस देख लेते, स्पाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी, कैशू का भी देख लेते। स्पाइसेस में भी अराउंड 7,900 crores, you can remember the figures, 240 tons। कैशू का भी काफ़ी इंपोर्ट होता है, अराउंड 11,000 crores ऑफ बिजनेस इन कैशू। उसके बाद सीधा आता है वेजिटेबल ऑयल्स, दिस इज द हाईएस्ट कमोडिटी दैट इज इंपोर्टेड इन दी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। आप ये देख सकते हैं, दिस इज रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स, अराउंड करीबन मतलब 70,000 करोड़ का बिजनेस है ये। 70,000 करोड़ काफ़ी लंबा है। अभी तक हमने जो देखा था कैशू वॉज दी लार्जेस्ट, कैशू से भी काफ़ी लार्जेस्ट ये वेजिटेबल ऑयल्स का है। सो रिमेंबर, दिस इज द टॉप मोस्ट कमोडिटी दैट इज इंपोर्टेड इन द एग्रीकल्चरल ट्रेड। एंड उसके बाद गौर गम ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है। देन वी कैन फोकस ऑन शुगर। शुगर का भी हम देख सकते हैं, दिस इज अराउंड 3,000 करोड़। फ्रेश फ्रूट्स भी कम नहीं है, 13,000 करोड़ है। फ्रेश फ्रूट्स आर इंपोर्टेड मोर देन शुगर, मोर देन द कैशू ऑल्सो। कैशू का भी हमने देखा था, इट वॉज अराउंड 11,000 करोड़। सो फ्रेश फ्रूट्स का भी काफ़ी इंपोर्ट होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में हमने देखा था, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ अराउंड 4,000 करोड़, 4,500 करोड़। एंड मेरीन प्रोडक्ट्स में भी अराउंड 1,000 करोड़ ऑफ बिजनेस इज डन। सारे चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर ऑल नॉट दैट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पागल हो जाएंगे नहीं तो। एंड टोटल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, इट इज़ अराउंड 1,37,000 crores, 1,37,000 crores। एंड द टोटल नेशनल इंपोर्ट्स में इसका परसेंटेज 3.81। दिस डाटास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स इन नेशनल इंपोर्ट्स, ये कॉन्स्टेंटली राइजिंग है, स्टडीली इंक्रीजिंग है, आप ये देख सकते हैं पिछले 5 साल का डाटा में। ये कभी स्टडीली इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है,
इसके बाद डिक्रीज हुआ, इसके बाद और डिक्रीज हुआ। सो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इंपोर्ट्स इज रिड्यूसिंग। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, एक स्टैटिस्टिक्स। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम द कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। दीज आर द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द लेटेस्ट डाटा दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इसके तहत आप आंसर कर सकते हो जो भी चीज़ है। एंड टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट का हमने देख लिया, जो एमएसपी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है वो भी देख लिया, कमीशन ऑन कॉस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्राइसेस वो देखा था हमने, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि जो देन वी हैव सीन दी राइस प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन हमने देखा था, एंड द राइस प्रोडक्शन मैक्सिमम टॉप 5 स्टेट्स देखा था, जो वेस्ट बंगाल ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद यूपी, देन व्हीट ग्रोइंग एरियाज वी हैव सीन, एंड देन वी हैव सीन द इंपोर्ट्स, कहाँ पे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहा है, कौन से क्रॉप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा फूड आइटम्स आर इंपोर्टेड, which food items are exported, and finally we have seen total agriculture imports as a percentage of the national imports, ये भी देख लिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर टॉपिक्स। कुछ कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, बट यू नो दीज थिंग्स यू हैव टू नो बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। एंड यही क्वेश्चन, दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन केम इन द 2019। ठीक है, इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस आई वुड से। आपको मतलब अगर जनरल नॉलेज है, दिस इज नॉट गिवन इन रूटीन बुक्स, बुक्स में नहीं दिया जाता है, बट इफ यू आर एनालाइजिंग गवर्नमेंट डाटा लाइक द सेम वे व्हाट वी हैव एनालाइज्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, अगर आपने देखा है तो यू कैन मार्क दिस वेरी सिंपली। व्हाट इट इज आस्किंग, यू नो, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years। एक जनरल टर्म, एक जनरल स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पिछले 5 साल में कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा है। तो लॉजिकली भी आप अगर देखेंगे तो स्पाइसेस इज़ वेरी लेस, हमने देखा था। पल्सेस का हमने देखा, इट्स अ ह्यूज, अराउंड 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ वैल्यू टर्म्स में पूछ रही है। ठीक है, क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये पूछ रहा है। सो पल्सेस का कितना बिजनेस हमने देखा था, अराउंड 8,000 करोड़। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स का हमने देखा था, इट वाज अराउंड 13,000 करोड़। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव पॉइंटेड आउट इज वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स का बिजनेस करीब 70,000 करोड़ के करीब है। नो, नॉट इवन, नो कमोडिटी इज क्लोज टू वेजिटेबल ऑयल्स। So this is how this is one of the easiest questions, but however you know, अगर आपने ये डाटा पढ़ लिया तो this becomes an easy, otherwise such questions will be a nightmare for you in prelims। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, यू नो, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस विल कम आउट ऑफ ब्लू इन प्रीलिम्स। सो बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच अवेलेबल इन द गवर्नमेंट डाटा, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। गवर्नमेंट डाटा को असेस करना, गवर्नमेंट डाटा को एनालाइज करना is very very important for your prelims and mains। I keep on repeating these things, and such data will give you a clear picture about the इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बेसिक्स। बेसिक्स जो होते हैं यही बेसिक्स होता है, कोई कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते ये। ठीक है, कोचिंग वाला अगर पढ़ा लेता है तो वो अलग बात है, बट जनरली पीपल वोंट फोकस, एंड यूपीएससी कैचेस दीज थिंग्स ओनली। यूपीएससी को भी पता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, यू नो, कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, यू नो, दुनिया में भर के रखा है, बहुत सारे मैगजीन्स भरा हुआ है, सब कुछ मतलब क्या क्या देता है, एक्चुअल चीज़ें कोई मैगजीन देते नहीं आपको। ठीक है, यू हैव टू एनालाइज बाय योर ओन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो, विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, आई होप। दैट विल बी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड एनर्जी रिलेटेड सेक्टर, देन वील सी द इंटरनेशनल रिलेशंस। हम क्लब करेंगे, एक ही वीडियो बनाएंगे, आई थिंक दैट वुड सबज्यूम ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो दिस इज द फोर्थ वीडियो, सो आई वुड से वन मोर वीडियो विल बी देयर फॉर द गवर्नमेंट। अगर ये आप 5 वीडियोस आप कवर कर लिए बहुत अच्छी तरह से, आपने रिविजन्स किया है, तो आई थिंक एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 4 to 5 क्वेश्चंस गारंटीडली इन प्रीलिम्स। आई एम श्योर अबाउट इट। आप फिर से गो थ्रू हो जाइए सारे चीज़, सारे स्लाइड्स, यू नो, ऑल द डाटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यू कैन क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक, अगर कोई गलतियाँ है तो यू कैन गेट बैक टू अस। ठीक है,
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक्स फॉर पेशेंस, थैंक यू, बाय।